नमस्कार दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं गुप्त काल के बारे में। एक एक पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, ठीक है ना। तो आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है इस वीडियो को, ठीक है। पूरा देखिएगा जरूर फ्रेंड्स। देखिए, गुप्त काल के बारे में जानने के स्रोत, जानने के साक्ष्य, ठीक है ना। तो देखिए, गुप्त काल के साक्ष्य दो प्रकार से मिलते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखिए, तो दोस्तों पहला जो है, पहला साक्ष्य देखिए, पहला है साहित्यिक साक्ष्य, ठीक है ना। तो साहित्यिक साक्ष्य में पुराण, कौन कौन से पुराण है? विष्णु पुराण, वायु पुराण एवं ब्राह्मण पुराण, ठीक है। देखिए, देवी चंद्र गुप्तम, विशाख दत्त कृत्य, ठीक है, कालिदास की रचनाएं और विदेशी यात्री फायान और वेनसांग, यानी कि इन लोगों के द्वारा जो है हमें जो है गुप्त काल के बारे में साक्ष्य मिलता है, ठीक है। और दोस्तों, अभिलेखीय साक्ष्य कौन कौन से हैं? समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, कुमारगुप्त का विलसई अभिलेख, और स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख, और प्रभावती गुप्त का पुनः ताम्रपत्र, ठीक है। तो इन सभी से जो है हमें गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है, साक्ष्य मिलते हैं गुप्त काल के, ठीक है। अब देखिए, गुप्त कौन थे, ठीक है, इनके बारे में देखते हैं। गुप्त जो है वैश्य थे या ब्राह्मण थे? तो देखिए, वैश्य होने के पक्ष में तर्क, देखिए, रोमिला थापर, रामशरण शर्मा आदि इतिहासकारों ने गुप्तों को वैश्य माना है। कारण, स्मृतियों के अनुसार नाम के पीछे गुप्त उत्तरांश लगाना वैश्यों की एक विशेषता है। गुप्त वैश्यों का एक गोत्र भी है। इसका एक कारण यह भी माना जाता है कि गुप्त वंश के संस्थापक का नाम केवल गुप्त प्राप्त होता है, श्री आदर भाव से जोड़ा गया उपसर्ग है। इस प्रकार गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त माना जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब ब्राह्मण होने के पक्ष में तर्क क्या क्या है? राय चौधरी ने गुप्तों को ब्राह्मण वंशी माना है। क्या कारण है? पुष्यमित्र शुंग सट्ट महिषी धारणी में गुप्त गोत्र को ब्राह्मण वंशी बताया गया है। इसका एक कारण गुप्त शासकों द्वारा अपनी पुत्रियों का विवाह ब्राह्मणों के साथ किया, जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक शासक द्वितीय से, एवं भानुगुप्त ने अपनी बहनों का विवाह भी ब्राह्मणों से किया। चूंकि गुप्त काल में एवं मौर्योत्तर काल में जाति प्रथा प्रबल थी तथा अंतर जातीय विवाद अमान्य था, इस प्रकार गुप्तों की पुत्रियों के ब्राह्मणों से विवाह उन्हें ब्राह्मण वंशी मानने को प्रेरित करते हैं। परंतु उस समय अनुलोम विवाह, यानी कि उच्च वंश का वर और निम्न वंश की कन्या का जो है अनुलोम विवाह का प्रचलित था। ये पुनः इस तथ्य को उलझा देती है, ठीक है। तो आपने देख लिया कि आखिर जो है गुप्त जो कौन थे, वैश्य थे या ब्राह्मण थे। तो लोगों का पक्ष भी आपने देख लिया, ठीक है। तो आइए अब देखिए, अतः ये कौन थे, इसका कोई प्रमाणिक साक्ष्य नहीं है, ठीक है ना। तो यानी कि अलग अलग लोगों के अनुसार जो है अलग अलग मत आता है कि वैश्य थे या ब्राह्मण थे, ठीक है। तो उन्होंने अपना कारण भी दिया है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम देखेंगे गुप्त वंशीय शासकों के बारे में, ठीक है ना, शासक। तो सबसे पहले है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त कौन थे? प्रभावती गुप्त का पुनः स्थित ताम्रपत्र अभिलेख के अनुसार श्रीगुप्त को गुप्त वंश का आदिराज या आदि पुरुष माना गया है। अतः गुप्त वंश की स्थापना का श्रेय श्रीगुप्त को प्राप्त है। किसके अनुसार दोस्तों? प्रभावती गुप्त का पुनः स्थित ताम्रपत्र, याद रखिएगा, ठीक है ना। एक एक पॉइंट दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे, तब में आपको जो है बहुत दिन तक याद रहेगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि प्रभावती गुप्त का पुनः स्थित ताम्रपत्र जो है अभिलेख जो है, ताम्रपत्र अभिलेख के अनुसार श्री गुप्त को गुप्त वंश का आदिराज या आदि पुरुष माना गया है। अतः गुप्त वंश की स्थापना का श्रेय जो है वो श्री गुप्त को प्राप्त है। श्री गुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की थी। श्री गुप्त ने किसकी उपाधि? महाराज की उपाधि धारण की थी, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद आता है घटोत्कच जो है गुप्त। ये कौन था? यह श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी था, ठीक है। घटोत्कच ने भी महाराज की उपाधि धारण की थी। तो सबसे सबसे पहले किसने? जो है श्रीगुप्त ने, उसके बाद घटोत्कच ने, ठीक है। देखिए नोट, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है। देखिए, श्रीगुप्त एवं घटोत्कच गुप्त को पूर्ण स्वतंत्र शासक नहीं माना गया है, क्योंकि इन दोनों ने महाराज की उपाधि धारण की थी और उस समय महाराज की उपाधि सामंतों को प्राप्त होती थी तथा पूर्व स्वतंत्र शासक महाराजाधिराज की उपाधि धारण करते थे। चूंकि चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिकार की उपाधि धारण की थी, इसी कारण चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना गया है, ठीक है। तो पूछेगा कि गुप्त वंश का जो है वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को, ठीक है। लेकिन अगर पूछेगा, केवल केवल पूछेगा कि जो है गुप्त वंश की स्थापना का श्रेय किसको प्राप्त है? तो श्रीगुप्त को प्राप्त है, ठीक है। वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। अब आइए चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में देखते हैं। याद रखिएगा दोस्तों कि चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त धारण किया था, ठीक है। और श्रीगुप्त और घटोत्कच ने भी जो है महाराज की उपाधि धारण की थी।
ठीक है। अब देखिए चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में देखते हैं पहले, ठीक है। तो देखिए यह गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। पहले इसका दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम का देख लीजिए, 319 ईसा से जो है 334 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया था, ठीक है ना। 319 ईसा पूर्व से 334 ईसा पूर्व तक, ठीक है। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था चंद्रगुप्त प्रथम। इसने गुप्त वंश में महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, ठीक है। गुप्त वंश में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने वाला शासक यही था। पूछेगा कि गुप्त वंश में जो है सोने के सिक्के किसने चलाया, किस शासक ने, तो चंद्रगुप्त प्रथम ऑप्शन में रहेगा। श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन जो है समुद्रगुप्त, किसने चलाया था, चंद्रगुप्त प्रथम ने, ठीक है। और चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त संवत की स्थापना की थी, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। तो ये भी याद रखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम ने किससे विवाह किया था, कुमार देवी से, लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था, ठीक है। तो चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में आपको ये सारे पॉइंट याद रखना है। क्या क्या, पहले शासन याद रखिएगा, 319 से 334। वास्तविक संस्थापक माना जाता है गुप्त वंश का, और महाराजा राजा धीराज की उपाधि धारण की थी इसने, और सोने के सिक्के चलाने वाला यही शासक था गुप्त वंश में प्रथम, और इसने गुप्त संवत की भी स्थापना की थी, ठीक है। और लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने, ठीक है। अब बढ़ते हैं समुद्रगुप्त के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समुद्रगुप्त ने दोस्तों 335 से 380 ईसा पूर्व तक शासन किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से 334 और समुद्रगुप्त ने 335 से 380 ईसा पूर्व तक, ठीक है। समुद्रगुप्त को विंसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भारत का नेपोलियन कहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो दोस्तों पूछेगा आपसे कि जो है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, किस शासक को इतिहास के, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और किसने कहा था, विंसेंट स्मिथ ने कहा था। किसने, विंसेंट स्मिथ ने कहा था अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पुस्तक भी याद रखिएगा, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। किसकी पुस्तक है, विंसेंट स्मिथ की पुस्तक है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि समुद्रगुप्त को विंसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भारत का नेपोलियन कहा है, ठीक है। समुद्रगुप्त ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी दोस्तों, तो मैं आपको देख लिख सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा एक सेकंड रुक जाइए। तो दोस्तों याद रखिएगा कि समुद्रगुप्त ने जो है कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी, पराक्रमांक की, अप्रतिरथ की, और व्याघ्र पराक्रम की, ठीक है। तो ये तीनों उपाधियां आप ध्यान रखिएगा, बहुत कम ही लोग जानते होंगे इन उपाधियों के बारे में, ठीक है ना। पराक्रमांक, अप्रतिरथ और व्याघ्र पराक्रम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप देखिए समुद्रगुप्त के बारे में दोस्तों, आप देखते हैं समुद्रगुप्त का विजय अभियान, ठीक है ना। तो समुद्रगुप्त विजय अभियान की जो है 5 चरण है। कितने चरण हैं, 5 चरण, याद रखिएगा 5 चरण है, ठीक है ना। पहला देखिए, प्रथम चरण देखिए, अहिच्छत्र, चंपावती एवं विदिशा सहित उत्तर भारत के 9 राज्य, यह आर्यावर्त राज्य जो है प्रथमोद्धरण कहलाया। क्या कहलाया, प्रथमोद्धरण, ठीक है ना। तो कौन कौन सा है देखिए, अहिच्छत्र, चंपावती, विदिशा सहित उत्तर भारत के 9 राज्य, ठीक है, प्रथम चरण है। विजय अभियान यानी कि जीतता चला गया इन सबको, ठीक है। द्वितीय चरण में देखिए, पंजाब, सीमावर्ती राज्य और नेपाल, ठीक है। तृतीय चरण, विंध्य क्षेत्र पर विजय। चतुर्थ चरण, पल्लव, कौशल, कोट्टूर, महाकांतार, कांची, वेंगी आदि सहित कुल 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की, ठीक है। दक्षिण भारत पर यह विजय धर्म विजय कहलाई। दोस्तों प्रथम चरण में देखिए, जो उत्तर भारत के 9 राज्यों को जीता था समुद्रगुप्त ने, उसको यह क्या क्या कहलाया, याद रखिएगा, आर्यावर्त राज्य प्रथमोद्धरण कहलाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उत्तर भारत को जीता 9 राज्यों को, तो क्या कहलाया, आर्यावर्त राज्य प्रथमोद्धरण कहलाया। और दोस्तों जब दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त किया तो उसको क्या कहलाया, धर्म विजय कहलाया। दक्षिण भारत पर धर्म विजय कहलाया। पल्लव, कौशल, कोट्टूर, महाकांतार, कांची, वेंगी आदि सहित कुल 12 राज्यों पर विजय प्राप्त किया, ठीक है ना। पांचवा चरण देखिए, उत्तर भारत के कुछ विदेशी राज्यों पर विजय जो है विजय किया, ठीक है। उसके बाद देखिए, विजय अभियान को पूरा करने के बाद अश्वमेध यज्ञ करवाया एवं अश्वमेध पराक्रम की उपाधि धारण की, ठीक। किसकी बात हो रही है दोस्तों, समुद्रगुप्त की, ठीक है।
तो याद रखिएगा कि जब विजय अभियान पूरा कर लिया 5 चरण में, तो उसके बाद उसने अश्वमेध यज्ञ करवाया और अश्वमेध पराक्रम की उपाधि भी धारण की। ठीक है, और चंद्र समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो याद रखिएगा कि वीणा बजाते हुए किसकी तस्वीर, यानी किसकी जो है दर्शाया गया, किसको, समुद्रगुप्त को, उसी के सिक्कों पर। ठीक है, समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि प्रदान की गई है। तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि प्रदान की गई है। ठीक है, मैंने पूछा दोस्तों कि कविराज की उपाधि, नहीं, कविराज किसको कहा जाता है, याद रखिएगा समुद्रगुप्त को। ठीक है ना, और वीणा भी बजाता हुआ है। ठीक है, अश्वमेध पराक्रम की उपाधि भी धारण किया है। अब देखिए, हमने हमने देख लिया। ठीक है, अब हमने देखिए चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में हम लोगों ने देख लिया। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त के बारे में देख लिया। अब देखेंगे दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है ना दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं और देवगुप्त भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और देवगुप्त। ठीक है, इसने चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी, विक्रमांक की, विक्रमादित्य और परम भागवत। याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विक्रमांक, विक्रमादित्य और परम भागवत। परम भागवत वाला याद रखिएगा, विक्रमांक वाला भी। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को। ठीक है, अन्य नाम देखिए, देवगुप्त भी है, देवराज भी है, देवश्री भी है। किसी का, इसी का नाम है ये। जो पहले थी उपाधियां थी, विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत। ठीक है, और अन्य नाम क्या है चंद्रगुप्त द्वितीय का, देवगुप्त भी है, देवराज और देवश्री। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में गुप्त साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था। चंद्रगुप्त द्वितीय का साम्राज्य पश्चिम में गुजरात से, ठीक है, पश्चिम में गुजरात से, पूर्व में बंगाल तक और उत्तर में हिमालय से लेकर नर्मदा नदी तक था। चंद्रगुप्त द्वितीय का साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक था, पश्चिम में गुजरात से, पूर्व में बंगाल तक, ठीक है ना, और उत्तर में हिमालय से लेकर नर्मदा नदी तक था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक क्षत्रप रुद्रसिंह तृतीय को पराजित किया। ठीक है, इस उपलक्ष्य में व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के चलाए एवं सकारी की उपाधि धारण की। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकछत्रप रुद्रसेन तृतीय को पराजित किया और इस उपलक्ष्य में व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के चलाए एवं सकारी की उपाधि धारण की। ठीक है, गुप्त काल में चांदी के सिक्के चलाने वाला प्रथम शासक यही था। कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय। याद देखिएगा दोस्तों, पूछा कि गुप्त काल में जो है सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलवाए थे, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने चलवाए थे। लेकिन पूछेगा कि चांदी के सिक्के चलाने वाला प्रथम कौन था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय था, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही विक्रम संवत की स्थापना की थी। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही विक्रम संवत की स्थापना की थी। ठीक है ना, किसने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रम संवत की। और दोस्तों गुप्त संवत की किसने की थी, यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। गुप्त संवत की चंद्रगुप्त जो है प्रथम ने किया था ना। देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त संवत की स्थापना की थी, चंद्रगुप्त प्रथम में। ठीक है, पूछेगा गुप्त संवत की स्थापना तो चंद्रगुप्त प्रथम ने, पूछेगा विक्रम संवत की स्थापना तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, यह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में चीनी यात्री फायान भारत आया था। ठीक है, किसके शासन काल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में चीनी यात्री फायान भारत आया था। ठीक है, देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में 9 रत्न रहते थे, यानी कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में कितने लोग, 9 रत्न थे। कौन कौन, देखिए 9 रत्न थे। पहले हैं धनवंतरी, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, धनवंतरी, ये चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए थे, चिकित्सा से, यानी कि डॉक्टर थे समझ लीजिए। ठीक है ना, धनवंतरी। दूसरे का नाम है दोस्तों घाट खरपर। क्या नाम है, घाट खरपर। ये क्या थे, एक कवि थे। तो पहले हैं धनवंतरी, दूसरे हैं घाट खरपर जो कि एक कवि थे, तीसरे हैं कालिदास। दोस्तों याद रखिएगा, कालिदास क्या थे, लेखक थे। ठीक है, तीसरा में कालिदास पूछता है दोस्तों क्वेश्चन कि कालिदास किसके दरबार में थे। ठीक है ना, तो कालिदास दोस्तों किसके दरबार में थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के। ठीक है ना, धनवंतरी, घाट खरपर, कालिदास, वराह मिहिर। दोस्तों वराह मिहिर कौन थे, ये खगोल शास्त्री थे। ठीक है, तो ये लोग दरबार में रहते थे इनके। ठीक है ना, वराह मिहिर और अमर सिंह। उसके बाद कच्छ पनक ये ज्योतिषी थे। ठीक है ना, और दोस्तों देखिए सातवें वर रुचि, ये क्या थे, संस्कृत व्याकरण, मतलब संस्कृत क्या मतलब संस्कृत के विद्वान थे। ठीक है, वर रुचि। और आठवें दोस्तों बेताल भट्ट, ये मंत्र शास्त्री थे। ठीक है, और नौवें थे शंकु, ये शिल्प शास्त्र थे। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा कौन कौन, धनवंतरी,
घाटखरपर, कालिदास, वराहमिहिर, अमरसिंह, कच्छपनक, वरुरुचि, बेताल भट्ट और शंकु, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के 9 रत्न थे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल कला एवं साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है। याद रखिएगा कि पूछा क्वेश्चन एग्जाम में कि कला एवं साहित्य का स्वर्ण काल किसके शासनकाल को कहा जाता है, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अब हमने देख लिया चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, पहले हमने देखा चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। ठीक है, अब हमने उसके बाद देखा समुद्रगुप्त के बारे में, हमने चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में देख लिया। अब हम देखेंगे कुमारगुप्त के बारे में। ठीक है, तो कुमारगुप्त देखिए, कुमारगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। ठीक है, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था। ठीक है, इसने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी? महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र, गुप्त कुल व्योम, शशि और अश्वमेघ महेंद्र। ठीक है, तो ये कुमारगुप्त ने उपाधियां धारण की थी। कुमारगुप्त की मुद्राओं पर गरुड़ के स्थान पर मयूर आकृति अंकित है। याद रखिएगा, कुमारगुप्त की मुद्राओं पर गरुड़ के स्थान पर मयूर आकृति अंकित है। ठीक है, और कुमारगुप्त प्रथम के शासन में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। याद रखिए दोस्तों, कुमारगुप्त प्रथम के शासन में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। कुमारगुप्त के सिक्कों पर कार्तिकेयन का अंकन मिलता है। किसका? कार्तिकेयन का अंकन मिलता है। ठीक है, कुमारगुप्त के सिक्कों पर। अब देखिए, कुमारगुप्त हो गए, अब आते हैं स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? क्रमादित्य की। किसकी? क्रमादित्य। ठीक है, स्कंदगुप्त का अन्य नाम क्या है? देवराय। ठीक है ना, क्या नाम है? देवराय। ठीक है, स्कंदगुप्त के शासनकाल में प्रथम हूण आक्रमण हुआ, जिसे स्कंदगुप्त ने विफल कर दिया। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा किसके शासनकाल में हुआ था हूण आक्रमण? तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। लेकिन दोस्तों चंद्रगुप्त यानी कि स्कंदगुप्त ने जो है क्या किया, उसको विफल कर दिया, उसको सफल नहीं होने दिया हूण आक्रमण को। ठीक है, स्कंदगुप्त ने अपनी राजधानी अयोध्या में स्थानांतरित की थी। किसने? स्कंदगुप्त ने अपनी राजधानी अयोध्या में स्थानांतरित की थी। ठीक है, अब देखिए स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी कौन कौन थे। देखिए, पूर्वगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुधगुप्त, नरसिंहगुप्त, उसके बाद भानुगुप्त। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर पहले भानुगुप्त के बारे में। ठीक है, इसकी जानकारी एरड़ अभिलेख से प्राप्त होती है। किसकी जानकारी? भानुगुप्त के बारे में जानकारी जो है एरड़ अभिलेख से प्राप्त होती है। भानुगुप्त का मित्र गोपराज भानुगुप्त की ओर से हूणों से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। भानुगुप्त का मित्र गोपराज भानुगुप्त की ओर से हूणों से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ तथा गोपराज की पत्नी आग में जलकर सती हो गई। एरर अभिलेख में सती प्रथा का पहला अभिलेख साक्ष्य मिलता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, किस अभिलेख में? एरर अभिलेख में सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। ठीक है ना, याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं दोस्तों विष्णुगुप्त तृतीय के बारे में। यह गुप्त वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद गुप्त साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त तृतीय। ठीक है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त तृतीय था, क्योंकि इसके बाद दोस्तों जो गुप्त साम्राज्य था वो छिन्न भिन्न हो गया। ठीक है, यानी कि बिखर गया पूरा। ठीक है, आगे बढ़ते अब देखते हैं रामगुप्त प्रकरण क्या है। रामगुप्त प्रकरण, गुप्त शासकों के रूप में रामगुप्त का नाम देवी चंद्रगुप्तम, हर्षचरित, काव्य मीमांसा आदि ग्रंथों से प्राप्त होता है। यह समुद्रगुप्त के पश्चात गद्दी पर बैठा, परंतु यह एक कायर शासक था। इसके समय में शक आक्रमण बढ़ गए थे, जिसे इसने अपनी पत्नी ध्रुव देवी को शकाधिपति के लिए सौंपकर राज्य में शांति बहाल करने की कोशिश की, परंतु रामगुप्त के छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय को इस बात की भनक लग गई। ठीक है, रामगुप्त के छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय को इस बात की भनक लग गई तथा स्त्री के वेश में ध्रुव देवी के स्थान पर शक शिविर में गया तथा मौका पाकर शकाधिपति की हत्या कर दी। इसके बाद इसने अपने कायर भाई की भी हत्या कर दी तथा स्वयं गद्दी पर बैठ गया एवं ध्रुव देवी से विवाह कर लिया। बहुत ही मज़ेदार है दोस्तों। ठीक है ना, देखिए एक बार फिर से पढ़ते हैं
क्योंकि यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने हैं और पढ़ने में भी मजा आता है हिस्ट्री, ठीक है ना। देखिए, रामगुप्त का जो ये नाम है, रामगुप्त, रामगुप्त कौन था? तो रामगुप्त का जो नाम है ये देवी चंद्र गुप्तम, हर्षचरित और काव्य मीमांसा आदि ग्रंथों से प्राप्त होता है, ठीक है ना। दोस्तों, रामगुप्त जो है ना समुद्रगुप्त के बाद जो है गद्दी पर बैठा था, लेकिन वह एक कायर था, क्योंकि दोस्तों इसके शासनकाल में जो है ना शक आक्रमण किए थे। तो इसने क्या किया, अपनी पत्नी, इसकी रामगुप्त की पत्नी का नाम था ध्रुव देवी, ठीक है ना। तो ध्रुव देवी को जो है वो जो है जो जो थे शक, ठीक है। तो जो शक का अधिकारी, शक का अधिपति था, उसको सौंप दिया, और शांति बहाल करने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों, रामगुप्त का छोटा भाई था कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य कहते हैं ना, वही। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को जो सो इस बात बात की भनक लग गई, और वो जो है स्त्री के वेश में जो है ध्रुव देवी बनकर जो है वो शक शिविर में गया। नहीं, शक शिविर मतलब जो है वो लोग जहाँ मतलब पूरा शकाधिपति बैठते थे, ठीक है ना, वहाँ पर गया, और मौका देख कर ये मौका पाकर जो है शकाधिपति की हत्या कर दी, ठीक है। उसके बाद अपने कायर भाई की भी हत्या कर दी। किसकी? रामगुप्त की हत्या कर दिया उसने, और स्वयं गद्दी पर बैठ गया, और ध्रुव देवी से विवाह भी कर लिया। बहुत ही गजब गजब चीज़ें हुई हैं इतिहास में, है कि नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, गुप्त साम्राज्य का पतन क्यों हुआ, ठीक है। देख सकते हैं आप, अयोग्य तथा निर्बल उत्तराधिकारी, नहीं जो बाद में हुए, जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय था, बहुत ही बलशाली सैनिक महान था, ठीक है। तो उसके बाद लेकिन जो आए तो वो मतलब अयोग्य थे, ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, ठीक है। तो अयोग्य और निर्बल उत्तराधिकारी, शासन व्यवस्था का संघात्मक यानी कि विकेंद्रित स्वरूप, ठीक है। उच्च पदों पर नियुक्ति योग्यता के आधार पर न होकर आनुवांशिक हो गया था, और प्रांतीय शासकों को विशेषाधिकार प्रदान कर दिया उसने, और बाह्य आक्रमण। तो ये दोस्तों गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण था, ठीक है। तो अब देखते हैं गुप्तकालीन प्रशासन, ठीक है। तो गुप्त शासन कैसा था? गुप्तकालीन प्रशासन देखिए, राजत्व का दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत लोकप्रिय था। राजपद वंशानुगत था, परंतु ज्येष्ठाधिकार की अटल प्रथा का अभाव था। गुप्तकाल प्रशासन विकेंद्रीकरण व्यवस्था पर आधारित अथवा संघात्मक था। प्रमाण कहाँ से मिलता है? सामंतों, प्रांत अधिकारियों को प्राप्त विशेषाधिकार। राजा न्याय व्यवस्था का प्रधान होता था, परंतु विधि निर्माण का अधिकार सीमित था। राजा का मुख्य कार्य जनता की एवं राज्य की सुरक्षा, वर्ण व्यवस्था कायम रखना तथा धर्म की रक्षा करना था, ठीक। अब देखते हैं केंद्रीय प्रशासन एवं प्रांतीय प्रशासन। तो दोस्तों राजा के बारे में देखिए, राजा के बारे में क्या इंपॉर्टेंट था, यानी कि राजा के बारे में, राजा जो है प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी था। कार्यपालिका, न्यायपालिका और सैन्य प्रधान, विधि निर्माण का अधिकार नहीं था। तो राजा, ठीक है। देश और राष्ट्र के बारे में देखिए, प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई थी देश या राष्ट्र। इसका शासक गुप्ता होता था, गुप्ता। देश जो है वो भुक्तियों में बटा हुआ होता था। भुक्ति यानी कि प्रांत भी कह सकते हैं। यहाँ कुमार मात्यों को नियुक्त किया जाता था। यहाँ उपरिक नामक अधिकारी होता था। किस नाम से? उपरिक नामक अधिकारी, ठीक है। प्रांतों का विभाजन विषय या जिलों में होता था, ठीक है। देखिए, विषय जिला, इसका सर्वोच्च अधिकारी विषयपति था। विषयपति की सहायता श्रेष्ठी सार्थवाह अनुकूलिक कायस्थ थे, ठीक है। विषय विधियों में बटा होता था। विधि यानी कि तहसील, पेठ विधि से छोटी होती थी, इकाई थी, और गांव का संघ था। पेठ क्या है? पेठ के बारे में देख लीजिए। गुप्तकालीन प्रशासन की सबसे छोटी इकाइयाँ गांव थी। तो पेठ यानी कि विधि से छोटी थी, इकाई थी, ठीक है ना। यानी कि पेठ गांव का संघ था, और गांव दोस्तों गुप्तकालीन प्रशासन की छोटी इकाई गांव थी। इसका प्रधान महत्तर मुखिया था या ग्राम वृद्ध होता था, ठीक है ना। तो ये सब याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं गुप्त साम्राज्य के प्रशासनिक अधिकारी, ठीक है। तो महाबलाधिकृत कौन था? सेनापति। सेनापति को कहते थे उस समय महाबलाधिकृत, कृत, ठीक है। और न्यायाधीश को कहते थे महादंडनायक, ठीक है। दंडपाशिक कौन था? पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था दंडपाशिक। संधि विग्रहिक, युद्ध तथा संधि से संबंधित विदेश मंत्री। विनय स्थिति, शिक्षा एवं धार्मिक मामलों का प्रधान था विनय स्थिति। महाअच्छपटलिक, लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था महाअच्छपटलिक, ठीक है। और चौरोदर निक कौन था? गुप्तचर विभाग का प्रधान था चौरोदर निक।
अग्रहारी कौन था? दान विभाग का प्रधान। दान विभाग का प्रधान क्या कहते थे उसको? अग्रहारी। भांडागार अधिकृत राजकोष अधिकारी। ठीक है ना। तो ये थे गुप्त साम्राज्य के प्रशासनिक अधिकारी। आगे बढ़ते हैं, गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था देखते हैं, उसमें अर्थव्यवस्था कैसी थी। कृषि देखिए, कृषि के बारे में गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि ही था। ठीक है। भूमि के प्रकार देखिए, 4 प्रकार के भूमि है। देखिए, वास्तु भूमि, ये दोस्तों वास्तु भूमि किसको कहते थे? वास करने योग्य, यानी कि जो वास करने योग्य भूमि था उसको कहते थे वास्तु भूमि। ठीक है। और घास मैदान वाली भूमि को कहते थे सदबल भूमि। घास मैदान वाली भूमि को क्या कहते थे? सदबल भूमि। ठीक है। और देखिए, बिना जोती गई भूमि को कहते थे अप्रहत। क्या कहते थे? अप्रहत। और दलदल भूमि को कहते थे अवधिक। दलदल भूमि को कहते थे क्या? अवधिक। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, 1-2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, फिर से पढ़ लेते हैं। वास करने योग्य भूमि को क्या कहते थे? वास्तु भूमि। घास मैदान वाली भूमि को कहते थे सदबल सदबल भूमि। ठीक है। बिना जोती गई भूमि को कहते थे अप्रहत। और दलदल भूमि को कहते थे अवधिक। दलदल भूमि को अवधिक, घास वाली मैदान वाली को सदबल भूमि। ठीक। देखिए, राजस्व देखते हैं, राजस्व के बारे में। भू राजस्व ही राज्य की आय का मुख्य साधन था। ठीक है ना। भू राजस्व ही राज्य की आय का मुख्य साधन था। भू राजस्व कुल आय का 1/6 हिस्सा होता था। ठीक है ना। यानी कि अगर आपने 600 किलो जो है, मान लीजिए गेहूँ उगाया है 600 किलो, तो जो है दोस्तों 600 किलो का 1/6 यानी कि 100 किलो जो है वो ज़्यादा था कहाँ पर? सरकार के पास। ठीक है ना, राजा के पास चला जाता था। ठीक है। देखिए, अब देखिए विभिन्न प्रकार के कर, कौन कौन से कर थे उस समय गुप्त काल में। ठीक है, देख सकते हैं। देखिए, धान्य, अनाज में राजा का हिस्सा, यानी कि मान लीजिए आपने 600 किलो जो है अनाज उगाया, 600 किलो गेहूँ उगाया। ठीक है ना। तो 100 किलो जो आप राजा को देंगे, उसी 100 किलो को कहते थे धान्य है। ठीक है, क्या है? धान्य, यानी कि अनाज में राजा का हिस्सा। ठीक है ना, क्या कहते थे उसको? धान्य कहते थे। चाट क्या है? लुटेरों से बचाने के लिए कर, तो उसको कहते हैं चाट। ठीक है। देखिए, विष्टि क्या था? विष्टि ये बेगार कर था। क्या? बेगार कर। ठीक है। और उसके बाद देखिए क्या है? बलि, दोस्तों यह एक धार्मिक कर था। कौन सा था? बलि क्या था? एक धार्मिक कर। ठीक है। उसके बाद देखिए इधर भट्ट कर, ये एक पुलिस कर था। भट्ट कर जो है एक पुलिस कर था। ठीक है। प्रणय, प्रणय क्या था? अनिवार्य कर था। अनिवार्य कर प्रणय कहते थे उसको। ठीक है। शुल्क, सीमा कर या बिक्री कर पर जो कर लगता था उसको कहते थे क्या? शुल्क। ठीक है। ऊपरी कर क्या होता? ऊपरी कर यह उन रैयतों पर लगाया जाता था जो भूमि के स्वामी नहीं थे। ठीक है ना, जो लोग भूमि के स्वामी नहीं थे उन पर लगाया जाता था कौन सा कर? ऊपरी कर। ठीक है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। अनाज में राजा का हिस्सा उसको कहते थे धान्य। लुटेरों से बचाने के लिए जो कर था उसको कहते थे चाट। बेगार कर विष्टि। धार्मिक कर कौन सा था? बलि था धार्मिक कर। पुलिस कर भट्ट कर। अनिवार्य कर को कहते थे प्रणय। सीमा कर या बिक्री कर पर जो लोग कर उसको कहते थे शुल्क। और जो भूमि के स्वामी नहीं थे उनको, उनके ऊपर कौन सा कर लगता था? ऊपरी कर। ठीक है। तो ये विभिन्न प्रकार के कर थे, याद रखिएगा। अब देखिए, भू राजस्व जो है, जब भू राजस्व जो सरकार को जाता था कर के रूप में, वो नकद और अनाज दोनों में वसूला जाता था। ठीक है। देखिए, हिरण्य सामुदायिक, ये क्या है? हिरण्य सामुदायिक नकद भू राजस्व वसूलने वाले, यानी दोस्तों जो नगद वसूलते थे ना, जो नगद जो है नगद भू राजस्व वसूलते थे उनको कहते थे हम क्या? हिरण्य सामुदायिक कहते थे। और जो अनाज के रूप में जो है भू राजस्व वसूलते थे लोग, उसको कहते थे औदरांगिक। क्या कहते थे? औदरांगिक। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, जो नगद जो है वो वसूलते थे उनको कहते थे हिरण्य सामुदायिक। और जो अनाज के रूप में जो है वसूलते थे उनको कहते थे क्या? औदरांगिक। औदरांगिक। ठीक है। अब देखिए, गुप्तकालीन व्यापार के बारे में दोस्तों। रोमन व्यापार का पतन, दक्षिण पूर्व एशिया एवं चीन के साथ व्यापार में वृद्धि, आंतरिक व्यापार में कमी। तो ये था गुप्तकालीन व्यापार। गुप्तकालीन समाज देखते हैं कि उस समय समाज कैसा था। गुप्तकालीन समाज की विशेषताएं। गुप्तकालीन समाज ब्राह्मणवादी था। कैसा था? ब्राह्मणवादी। विभिन्न पेशेवर समूहों का जाति में ढलना। पुनरुत्थान के कारण उच्च वर्णों के विशेषाधिकारों पर
बल, वैश्यों की सामाजिक दशा में तुलनात्मक रूप से गिरावट और शूद्रों की सामाजिक दशा में सुधार। ठीक है, तो ये थी विशेषता गुप्तकालीन समाज की। ठीक है, दास प्रथा देखिए, दास प्रथा। तो दोस्तों इस काल में दास प्रथा प्रचलित थी। इस काल में दासों को मुख्यतः घरेलू कार्यों में लगाया जाता था। ठीक है, कारण क्या था? जनजातियों के आत्मसातीकरण के कारण श्रमिकों की पूर्ति, शूद्रों को कृषि कार्यों में लगाया जाना एवं भूमि दानों द्वारा दास प्रथा को कमजोर कर देना। ठीक है, तो ये दास प्रथा था। अब देखिए स्त्रियों की दशा कैसी थी गुप्त काल में। स्त्रियों की सामाजिक दशा में तुलनात्मक रूप से गिरावट आई थी। पर्दा प्रथा का प्रचलन हो चुका था। बाल विवाह प्रथा एवं बहुविवाह प्रथा व्याप्त हो चुकी थी। सती प्रथा का साक्ष्य एरड़ अभिलेख से प्राप्त होता है। ठीक है ना, किससे? सती प्रथा का साक्ष्य एरड़ अभिलेख से प्राप्त होता है, हुआ है। और देवदासी प्रथा जो है, मंदिर के पुजारियों द्वारा यौन शोषण बढ़ गया था। देवदासी प्रथा द्वारा मंदिर के पुजारियों का जो यौन शोषण बढ़ गया था। गणिकाओं एवं वैश्यावृत्ति में वृद्धि हुई थी। ठीक है, तो ये स्त्रियों की दशा थी। कुछ सकारात्मक परिवर्तन भी हुए थे। कौन कौन से? स्त्रियों को संपत्ति संबंधी अधिकार दिए गए थे। पत्नी एवं पुत्रियों को संपत्ति का उत्तराधिकारी बनाया गया। ठीक है, और स्त्रियां प्राकृत भाषा का प्रयोग कर सकती थी। तो ये कुछ सकारात्मक परिवर्तन थे गुप्त काल के। आइए अब देख लेते हैं गुप्त काल में धार्मिक स्थिति कैसी थी। गुप्तकालीन धार्मिक व्यवस्था का मुख्य लक्षण जटिलता एवं विविधता है। एक और ब्राह्मणवादी पुनरुत्थान के कारण जहाँ यज्ञ की पद्धति पुनर्जीवित हो रही थी, वहीं जनजातीय तत्वों के प्रभाव स्वरूप भक्ति की अवधारणा को प्रोत्साहन मिल रहा था। मंदिरों एवं मूर्तियों का निर्माण हुआ था। ठीक है, अवतारवाद की अवधारणा का उदय हुआ था। ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत वैष्णव एवं शैव शक्ति का विकास हुआ था। ठीक है, और नव हिंदू धर्म की शुरुआत इसी काल में हुई थी। वैष्णव धर्म सबसे प्रधान बन गया और शैव संप्रदाय को भी संरक्षण मिला। देखिए भगवान हरिहर की मूर्ति। ठीक है, यह शैव एवं वैष्णव धर्म के समन्वय को दर्शाती है। देवताओं के साथ देवियों को इसी काल में जोड़ा गया। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश की संकल्पना इसी काल में विकसित हुई। तो याद रखिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो त्रिदेव हम लोग कहते हैं, भगवान जो है ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है, उनकी संकल्पना इसी काल में, कौन से काल में? गुप्त काल में विकसित हुई थी। ब्राह्मणवाद के उत्थान के कारण धार्मिक कर्मकांडों में पुनः वृद्धि हुई। मूर्ति पूजा का प्रभाव एवं भक्ति का प्रभाव बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म पर भी पड़ा तथा बौद्ध एवं जैन धर्म में भी मूर्ति बनना शुरू हुआ। ठीक है, मंदिरों का निर्माण, भक्ति, कर्मकांड, मूर्ति पूजा इस काल की प्रमुख विशेषताएं थी। अब देखते हैं गुप्तकालीन स्थापत्य के बारे में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। गुप्त काल को भारतीय कला एवं संस्कृति का स्वर्ण युग माना जाता है। ठीक है ना, इस काल को, गुप्त काल को जो है भारतीय कला एवं संस्कृति का स्वर्ण युग माना जाता है। ठीक है, गुप्त काल के प्रमुख मंदिर देखते हैं। देखिए देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ है? ललितपुर जिला उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये सभी जो दोस्तों गुप्त काल के बने हुए हैं। ठीक है, तो गुप्त काल का यानी कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर है कहाँ? उत्तर प्रदेश में, ललितपुर जिले में। ठीक है, उसके बाद देखिए तिगवा का विष्णु मंदिर, यह है जबलपुर मध्य प्रदेश में। ऐरण का विष्णु मंदिर सागर जिला मध्य प्रदेश। भूमरा का शिव मंदिर सतना जिला मध्य प्रदेश। नचना कूनर का पार्वती मंदिर पन्ना मध्य प्रदेश। और भीतर गांव का कृष्ण मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश। नागोद का शिव मंदिर सतना मध्य प्रदेश। ठीक है ना, तो ये सभी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखते हैं गुप्तकालीन शिक्षा एवं साहित्य। तो गुप्तकालीन साहित्य की विशेषताएं देखिए, अधिकांश रचनाएं प्रेम प्रधान एवं सुखांत होती थी, हैप्पी एंडिंग होती थी। रचनाओं में उच्च वर्ण के पात्र संस्कृत बोलते थे, शूद्र एवं महिलाएं प्राकृत भाषा बोलती थी। ठीक है, देखिए नोट, शेक्सपियर एवं कालिदास की रचनाओं में मुख्य अंतर प्रेम गाथा के अंत का होता है। कालिदास की रचनाएं सुखांत वाली होती हैं,
ठीक है ना। कालिदास की रचनाएं जो है हैप्पी एंडिंग वाली होती हैं, जबकि शेक्सपियर की रचनाओं का अंत सुखद नहीं होता था। यानी कि ठीक है, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यानी कि कोई पूछेगा कि बताइए कि शेक्सपियर और कालिदास की रचनाओं में क्या अंतर होता है, क्या अंतर है, ठीक है ना। तो आप कहिएगा दोस्तों कि कालिदास की जो रचनाएं होती थी वो सुखांत वाली होती थी, यानी कि हैप्पी एंडिंग वाली होती थी। लेकिन जबकि जो शेक्सपियर की जो रचनाएं होती थी वो उनका जो अंत है वो सुखद नहीं होता था, यानी कि जो है समझ लीजिए कि यानी कि हैप्पी एंडिंग नहीं होती थी, ठीक है ना। तो ये अंतर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए महाभारत एवं रामायण का अंतिम रूप से संकलन इसी काल में हुआ, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए गुप्तकालीन रचनाएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। पहला है मालविकाग्निमित्रम, किसका है ये, कालिदास का है। इसमें क्या उल्लेख किया गया है, अग्निमित्र एवं मालविका की प्रणय कथा का उल्लेख किया गया है। किसने किया है, कालिदास ने किया है। कौन सी रचना में, मालविकाग्निमित्रम की रचना में, ठीक है। दूसरा दोस्तों देखिए कालिदास की रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, इसमें क्या लिखा गया है, दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम कथा लिखी गई है, ठीक है। तीसरा भी कालिदास का ही है, क्या नाम है, विक्रमोर्वशीयम, क्या नाम है, विक्रमोर्वशीयम, ठीक है, वर्जियम। तो इसमें क्या लिखा गया है, सम्राट पुरुरवा एवं और अप्सरा उर्वशी की प्रेम कथा, यानी कि कालिदास ने जो है प्रेम कथा ये लिखा गया है, अधिकतर लिखा है, लग रहा है, देखिए। उसके बाद देखिए विशाख दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस, बहुत पूछा जाता है, मुद्रा राक्षसम, ठीक है। इसमें क्या उल्लेख है, चंद्रगुप्त मौर्य कालीन विश्लेषण का विश्लेषण व कथा, ठीक है ना। विशाख दत्त का रचना है मुद्रा राक्षस। अगला भी विशाख दत्त का ये देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है। इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा शक राजा का वध एवं ध्रुव देवी रामगुप्त की पत्नी से विवाह का उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। मैंने अभी आपको पढ़ाया था, ठीक है, कुछ ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा शक राजा का वध एवं ध्रुव देवी से विवाह करना विशाख दत्त की कौन सी रचना में लिखा गया है, तो याद रखिएगा देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है। उसके बाद देखिए एक शूद्रक की रचना है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम किसकी रचना है, शूद्रक की, ठीक है। इसमें किसका उल्लेख है, चारुदत्त एवं वसंत सेना की प्रेम गाथा का, ठीक है। उसके बाद है भास की रचना है स्वप्नवास दत्तम, स्वप्नवास दत्तम, भास की रचना, इसमें किसका उल्लेख है, महाराज उदयन एवं वासवदत्ता की प्रेम कथा का वर्णन है, ठीक है ना। तो दोस्तों याद रखिएगा कालिदास की 3 रचनाएं हैं, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमोर्वशीयम, ठीक है। विशाख दत्त की 2 रचनाएं हैं, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। शूद्र की रचना है मृच्छकटिकम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शूद्र की रचना है मृच्छकटिकम। और भास की रचना है स्वप्नवास दत्ता, ठीक है ना। एक एक नंबर से क्वेश्चन, दूसरे का क्वेश्चन यहाँ से आता है कि बताइए कि अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है, तो बताइएगा कालिदास, ठीक है। तो कालिदास की 3 रचनाएं मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, ठीक है। विशाख दत्त की 2 मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है। शूद्र की मृच्छकटिकम, भास की स्वप्नवास दत्ता, वास दत्तम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अन्य रचनाएं देखते हैं कालिदास की। अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं, देखिए ऋतु संहार, मेघदूतम, कुमार संभव, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, ठीक है ना, विक्रमोर्वशीयम, ठीक है। तो ये कालिदास की रचनाएं हैं। और उसके बाद देखिए 10 कुमार चरित, इसकी रचना, इनकी रचनाएं देखिए दंडिन, काव्य दर्शन दंडिन, अमरकोश अमरसेन, ठीक है ना। यानी कि 10 कुमार चरित दंडिन की रचना, काव्य दर्शन दंडिन की रचना है, अमरकोश अमरसेन की रचना है। वृहत संहिता वराह मिहिर की है, पंच सिद्धांतिका भी वराह मिहिर की है। तो वराह मिहिर की 2 रचनाएं वृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका वराह मिहिर की रचनाएं। आर्यभट्ट की रचना देखिए ब्रह्म सिद्धांत, ठीक है, सूर्य सिद्धांत भी है इन्हीं का, और आर्यभट्टियम सिद्धांत भी जो है, जो आर्यभट्टियम रचना है इन्हीं की है। तो आर्यभट्ट की कौन कौन सी है, ब्रह्म सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टियम। पंचतंत्र किसकी रचना है दोस्तों, विष्णु शर्मा जी की रचना है। कामसूत्र किसकी रचना है, वात्स्यायन की रचना है, ठीक है। चरक संहिता चरक का है, और मृच्छकटिकम किसका है, शूद्रक का है। तो ये इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक जो है गुप्त काल को मैंने पूरा खत्म कर दिया है, ठीक है ना।
तो कोई भी क्वेश्चन होगा आपसे हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। तो पूरा आपको दोस्तों गुप्त काल के बारे में हर एक चीज़, हर एक पॉइंट मैंने आपको एकदम अच्छे से बता दिया है, ठीक है ना। आपने देख भी लिया होगा कितना अच्छा से नोट्स बनाया गया है, और मैंने आपको पूरा एकदम अच्छे से बता दिया है, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों से शेयर करिएगा, ठीक है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको जो है वीडियो पसंद भी आया होगा, ठीक है ना। तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स अब जो है अगले वीडियो में मैं जो है शुरू करूँगा गुप्तोत्तर काल के बारे में, ठीक है ना। तो गुप्त काल तो हमारा ख़त्म हो गया पूरा, और दोस्तों उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ से आगे, ठीक है ना, गुप्तोत्तर काल के बारे में, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।